आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत। जम्मू कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स जो अभी आए हैं 2020, जिसमें क्लास 4 की वैकेंसीज को एडवर्टाइज किया जाएगा। कल ही बहुत तेज़ी से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कल ही 7,000 से ज़्यादा असामियों को SSRB को भेज दिया है और अब एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी। लेकिन इन रूल्स को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो या अलग विभिन्न दल हो, हर दल का अपना एक मत है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का मत इसमें क्या है, उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आज हैं जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अभिनव शर्मा। अभिनव जी, जो अभी क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 आए हैं, इसको लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कल कहा कि ये जुल्म है बच्चों के साथ। और अगर जम्मू की बात की जाए, जम्मू में जो अलग अलग समाज सेवी संस्थाएं हैं या समाज सेवक हैं, वो लोग भी ट्विटर पे कह रहे हैं कि ये जो जुल्म है, कुछ लोग तो इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। आप कैसे इनको देखते हैं? देखिए, मैंने तो उसको कानूनी नज़रिए से देखना है। क्लास 4 मीन्स लेवल 4। लेवल 4 की आपको पता है जो वैकेंसीज हैं, उसमें काफ़ी कैटेगरीज, काफ़ी ग्रेड्स, जो पे बैंड या ग्रेड बोलते हैं, वो सारे उसमें आते हैं। जो मैंने पढ़ा, अब मैं जम्मू कश्मीर यूटी के यूथ को खासकर एक चीज़ कन्वे कर दूं आपके माध्यम से कि हर चीज़ में कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है। कभी भी कोई भी ऐसी एक्शन स्टेट की, चाहे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की तरफ से चाहे एग्जीक्यूटिव की तरफ से हो, वो 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। अगर वो एक क्लास को सेटिस्फाई करती है, दूसरी क्लास को डिससेटिस्फाई करती है। अब ये देखना होता है कि मेजॉरिटी इससे सेटिस्फाइड है कि नहीं है। अब सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या है वो भी देखना होता है। सेटिस्फैक्शन का लेवल भी डिफर करता है और उससे पहले चीज़ को स्टडी करना पड़ता है। मैं ये जो 3-4 इसमें फैक्टर्स हैं जिस पे चर्चा हुई, मैंने पेपर में देखा, जैसे विडोज़ को कोई एडिशनल वेटेज है 5 मार्क्स की, जिसकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं करता उसको 5 मार्क्स की एडिशनल वेटेज है, या जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न का है उसको 5 मार्क्स की डिस्ट्रिक्ट में 10 है, डिवीजन में 5 है, जो भी है, थोड़ा एडिशनल एडवांटेज है। उससे पहले एक स्टेप, उससे पहले, उस पर मैं बाद में आऊँगा, सबसे बड़ी जीत यूथ की क्या है, उस पर किसी ने चर्चा नहीं की, उस पर किसी ने टिप्पणी नहीं की, उस पर किसी ने ओपिनियन नहीं दिया, उस पर किसी ने कमेंट नहीं किया। देखिए, जम्मू कश्मीर में नॉन गेस्टेड वैकेंसीज जो हैं वो SSRB को रेफर होती थी स्टेट में। यूटी में भी उनको होंगी SSRB को। गेस्टेड जो हैं वो PSC को रेफर होंगी, पब्लिक सर्विस कमीशन को। मैं बात कर रहा हूँ कानून की। कानून 2 तरह का होता है। एक होता है जो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट बनाता है, जिसको आप प्राइमरी लॉ बोलते हैं। एक होता है सुबॉर्डिनेट पीस ऑफ लेजिस्लेशन, जो एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स रूल्स के जरिए बनाते हैं। एक्ट जो है वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर बनाता है, और एक्ट में एक सेक्शन होती है कि एक्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए प्रोसीजर क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, वो रूल्स स्टेट एग्जीक्यूटिव ने बनाने होते हैं। उसको सुबॉर्डिनेट पीस ऑफ लेजिस्लेशन बोलते हैं। एक तीसरा लॉ और भी है, वो ये है कि लॉ को इंटरप्रेट कौन करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई बड़ी अदालत देश में है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 50 साल से बार बार ये कहा, अजय हाशिया और लीलाधर की जजमेंट्स हैं पुरानी, कि आपको इंटरव्यू जो है उसको कितना वेटेज देना है, ये नेचर ऑफ पोस्ट को देख के करना है। अगर आपने PN लगाना है तो भाई मुझे बताइए उसका क्या आपने एप्टीट्यूड चेक करना है, उसके लिए इंटरव्यू क्यों रखा था जम्मू कश्मीर स्टेट में। अगर आपने जूनियर असिस्टेंट लगाना है तो 100 में से 20 मार्क्स इंटरव्यू के। उन्होंने कहा था पोस्ट देखिए, छोटी पोस्ट है तो इंटरव्यू छोड़ दीजिए, बीच की पोस्ट है तो इंटरव्यू को मिनिमम वेटेज दीजिए। अगर कोई IAS अफसर बनाना है, IFS ऑफिसर बनाना है, IPS बनाना है,
या कंबाइंड कॉम्पिटिटिव के थ्रू जो केएस ऑफिसर बनते हैं वहाँ पे आप इंटरव्यू को वेटेज ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पब्लिक से एक बड़े लेवल पे डील करना होता है, आईक्यू देखना होता है, एप्टीट्यूड देखना होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखनी होती है, कॉमन सेंस देखनी होती है। वहाँ आप इंटरव्यू को ज़्यादा मार्जिन दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी रियासत में, जो पहले एक स्टेट थी, चपड़ासी से लेके जूनियर असिस्टेंट, मैं कहूँ चौकीदार तक हर एक का इंटरव्यू होता है, सुपरवाइजर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सभी को कहीं 100 में से 20 मार्क्स इंटरव्यू के लिए, कहीं कहीं 25, कहीं कहीं 30। होता क्या था, अगर रिटन टेस्ट 75 मार्क्स का हुआ या 80 मार्क्स का हुआ, इंटरव्यू या 25 होंगे या 20 होंगे। अगर मैंने रिटन में 75 में से 60 लिए और इंटरव्यू में मुझे 25 में से कितने दिए गए, 6, मेरे कितने हो गए, 66। ठीक, जिसने 75 में से रिटर्न में 50 लिए, उसको इंटरव्यू में कितने दे दिए, 18 दे दिए या 20 दे दिए या 25 पूरे दे दिए। धांधली तो वहां होती थी, अब वो धांधली खत्म हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है उन बच्चों के लिए जो मेरिटोरियस हैं, उन बच्चों के लिए जिनकी सिफारिश कोई नहीं थी। पहले मैं साफ शब्दों में कहूंगा, हर एक एजेंसी जम्मू कश्मीर रियासत की यहाँ से सिलेक्शन होती थी, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो पीएससी हो, आप उसमें सिफारिश रूल आउट नहीं कर सकते। हर मंत्री, हर एमएलए, खासकर जो पुरानी पार्टी यहाँ पे रही हैं जिन्होंने 70 साल राज किया यहाँ पे, ये सिलेक्शन इन्फ्लुएंस होती थी इंटरव्यू के थ्रू। आप मैंने कई केसेस किए हैं, आप भी, मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने रिटर्न में 80 में से 60 मार्क्स लिए, उनको 20 में से 5 मार्क्स, 6 मार्क्स या 7 मार्क्स इंटरव्यू में, और अगर 60 लिए रिटर्न में, 6 मिले इंटरव्यू में, 66 हो गए। यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रिटर्न में 50 लिए, इंटरव्यू में 18, 19। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, तो इस आपका कहने का नहीं थी। सबसे बड़ी विक्ट्री जो है बच्चों के लिए, मेंटल और प्रैक्टिकल विक्ट्री जो है, जो इंटरव्यू हैज बीन डन अवे विद अप टू क्लास और लेवल 4 पोस्ट। जैसे आपने लेवल 4 पोस्ट के लिए कहा कि इंटरव्यू अब नहीं होगा, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 में 31 मार्च को एक अमेंडमेंट होती है। उसके अंदर रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए एक क्लॉज था कि आपका उस डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवीजन के लिए था, उस डिवीजन का रेजिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए था कि डिस्ट्रिक्ट में कोई हंगामा रिक्रूटमेंट के बाद ना हो, डिवीजन में हंगामा ना हो। ठीक है, आपने जब इस प्रावधान को ख़त्म किया, उसके बाद बैकडोर से आप दोबारा ये प्रावधान ले आते हैं। आप कहते हैं आपको डिवीजन के 5 नंबर देंगे और डिस्ट्रिक्ट के आपको 10 नंबर मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट के लिए, डिवीजन कैडर पोस्ट के लिए। अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बच्चा एंटर न करे, उसको रोकना था, तो आपने फिर पहले अमेंडमेंट क्यों की? और अब अगर आज 5 और 10 नंबर आप देंगे, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एक बच्चा लोहिया मलार का रहने वाला शास्त्री नगर के बच्चे के साथ उसको भी 10 नंबर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के मिल रहे हैं, और जो लोहिया मलार में रहने वाला है उसको भी 10 नंबर मिल रहे हैं? जरा आप कैसे जस्टिफाई करेंगे एज ए लॉयर, या आपको लगता है कि इसमें तरमीम करने की जरूरत है? मैंने आपको पहले भी कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं बात करूंगा कानून की। यहाँ कोई वोट बैंक की तकरीर में नहीं करूंगा। यहाँ पे हाईकोर्ट बार असूद के अध्यक्ष के तौर पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे लीडर्स बात करते हैं लोगों को खुश करने के लिए, और अल्टीमेटली होता क्या है, लोग अंधेरे में रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कानून की। मैंने शायद आपको पहले भी 1-2 इंटरव्यू में कहा, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है इस देश का, उससे बड़ी अदालत कोई नहीं है, उससे बड़ी अदालत ऊपर वाला है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने 1968 32+20 52 साल पहले कहा था, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, डिवीजन वाइज नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने स्टेट एक यूनिट रखा था, आप एक स्टेट को यूनिट रख सकते हो, कन्फाइन कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर रियासत में सिर्फ जम्मू कश्मीर वाला अप्लाई करेगा या जम्मू कश्मीर यूटी में सिर्फ डोमिसाइल अप्लाई करेगा। आप ये नहीं कर सकते कि कठुआ में सिर्फ कठुआ वाला अप्लाई करेगा, जम्मू में सिर्फ जम्मू वाला करेगा, उधमपुर या बांडीपुर में सिर्फ वही वाला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर संविधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है।
ये किसी भी रियासत में नहीं होता था, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में होता था। ये क्यों होता था? देखिए, बात जब मैंने आपको कहा कोई भी एक्शन सभी को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, मेरा भी कोई कमेंट सभी को खुश नहीं करेगा, कईयों को डिससेटिस्फाई भी कर सकता है। आप नहीं रोक सकते जुनैद जी को कि अगर वो डोडा के रहने वाले हैं, वो कहते हैं नहीं मैंने जम्मू में compete करना है। जब वो स्टेट के रेजिडेंट हैं, यूटी के डोमिसाइल हैं, आप उनको उनका राइट जम्मू में आके अप्लाई करने से नहीं रोक सकते सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बेस पे। लेकिन जम्मू कश्मीर में डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट या उससे पहले और रूल से 1969 के, उसमें कन्फाइन किया था कि एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंट या एक डिवीजन में सिर्फ उसी डिवीजन का रेजिडेंट अगर वो 15 साल से उस डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन में रह रहा हो तो वो अप्लाई कर सकता था। ये बिल्कुल खिलाफ वर्जी थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की। ठीक है, जो अब किया गया, जो इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन वाइज डू अवे किया गया, जो मार्च में अमेंडमेंट हुई, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक था। अब आ गई बात जो आप कह रहे हैं, अगर वो खत्म किया तो ये इनडायरेक्ट मोड क्यों डालते हैं? यही कह रहे हैं आप, बड़े लीडर्स भी यही कह रहे हैं। देखिए, पहले था एक डिस्ट्रिक्ट की पोस्टें उसी डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट्स को कन्फाइन करना, रेस्ट्रिक्ट करना, एक डिवीजन की पोस्टें उसी डिवीजन के रेजिडेंट्स को कन्फाइन करना, रेस्ट्रिक्ट करना। ये वो नहीं है। मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, मैं उधमपुर में अप्लाई कर सकता हूं ना अभी। फर्क क्या है? फर्क ये है जो उधमपुर वाला होगा उसको 5 एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। ये कन्फाइंड नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ना ये रिजर्वेशन है। दिस इज ए सॉर्ट ऑफ प्रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेफरेंस को मना नहीं किया है। मतलब आप 5 मार्क्स देके इनडायरेक्टली प्रेफर कर रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का या उसी डिवीजन का रेजिडेंट, यही मतलब है। लेकिन अभिनव जी, कान सीधे पकड़ें या कान उल्टे पकड़ें, मामला ये है कि जिस स्टेट में बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लोगों को नौकरियां इसलिए बांटी गई ताकि लोग नौकरी करें, आपने अपना सिस्टम ठीक नहीं करना था, आपने अपनी वर्किंग ठीक नहीं करनी थी, आपने नौकरी बांटनी है ताकि हंगामे ना हो। समझना चाहूंगा आपसे, क्या आपको नहीं लगता जो पूरे देश में कानून नहीं है वो जम्मू कश्मीर में कानून क्यों हो? ये मैं समझना चाहूंगा। आपने नौकरी मेरिटोरियस को बांटनी है या आपने नौकरी इसलिए बांटनी है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग मुझसे नाराज नहीं होने चाहिए, कल यहां पे इलेक्शन भी होना है? नहीं, मैं नहीं समझता इसका इलेक्शन से कोई लेना देना है। सुनी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है जब कोई ऑर्डर होता है, हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे अब यूटी के बाशिंदे बन गए हैं, हमको लगता है झटके पे झटका लग रहा है, मीटर लग रहे हैं, फलानी चीज हो रही है। लेकिन बेसिकली बात ये थी, हम लोग एक अलग लाइफस्टाइल में थे जो राजा महाराजा ने हमें दिया। मतलब मैं सुबह अपने घर से 10 बजे जा रहा हूँ गर्मियों में, तो हो सकता है मैं 4 बजे घर आऊँ कोर्ट से वापस तो मेरा एसी चल रहा हो, राइट? देखूं 4 लाइटें जल रही हैं। ये दिल्ली में नहीं था, ये चंडीगढ़ में नहीं था, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में था। आपको पता है, आप म्युनिसिपल एरिया क्रॉस करिए जम्मू सिटी के बाहर, किसी इंजीनियर की, पीडीडी वाले की हिम्मत नहीं वो गांव में किराया ले सके बिजली का। शेलर चल रहे हैं, राइस मिल्स चल रही हैं, क्रशर्स चल रहे हैं, लाखों के उनके एरियाज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेंट है। ये तो सारा सिस्टम ठीक करने की बात है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स अगर आप दे रहे हैं, आप अगर बैकवर्ड एरिया क्राइटेरिया बताते तो समझ आता। अब जब एक डायरेक्ट ऑर्डर होता है तो इंपैक्ट पड़ता है, लोग नाराज होते हैं, मतलब आप एक नए सिस्टम में आ रहे हैं। अब देखो, लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उसको थोड़ा सा मुझे लगता है उनकी कदर करते हुए एक अभी उन्होंने ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि हम पूरे देश के साथ सिस्टम में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको पुरानी प्रैक्टिस में नई प्रैक्टिस में आने में कोई स्पीड ब्रेकर रखा जाए।
जो मुझे लग रहा है, जो मुझे लग रहा है। अभिनव जी एक और चीज समझना चाहूंगा, मैट्रिक है मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है 12वीं, और उसके बाद वही एसआरओ 99 कि जनाब आपकी उसके बाद अगर आप पीएचडी भी हैं तो मैं कोई लेना देना नहीं, आपने क्लास 4th के लिए अप्लाई किया वो कोई प्रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा। यानी मुझे मेरी काबिलियत के बुनियाद पर जो मैंने मार्क्स लिए हैं उसके लिए कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। 10वीं वाला भी अप्लाई करेगा, 12वीं वाला भी अप्लाई करेगा। दूसरा, देश भर में एज का क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर है, 32 साल 34 साल। आज आपकी एज का क्राइटेरिया जो है, प्रेस्क्राइब्ड एज 40 साल जनरल कैटेगरी में, रिजर्व्ड में 43 साल, और अगर आप कैजुअल हैं या डेली वेजर हैं तो आप 48 साल तक और 53 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के केस में 48 और 5 साल उसमें ऐड करेंगे डेली वेजर और कैजुअल के, तो 53 साल। मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि जो नए बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, जो आज के पढ़े लिखे हैं, आपने कंपटीशन का स्कोप बहुत वाइड कर दिया है, और इसके नतीजे में अगर कल 4 लाख या 5 लाख एप्लीकेशंस आएंगी तो इम्तिहान कैसे कराना है आपने इतने सारे लोगों का, और क्या ये सही है? देखिए, आपने 2 क्वेश्चंस पूछे। एक तो आपने पूछा मिनिमम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, नहीं, इससे पहले आपने कुछ और पूछा। इससे पहले आपने पूछा कुछ पूछा आपने, मुझे दिमाग से आपने कहा कि हाँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन, मैक्सिमम हायर सेकेंडरी। देखिए ऐसा है, उसके बाद ग्रेजुएशन होती है, पीजी होती है, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं। अब इसके लिए आपको रिक्रूटमेंट रूल्स देखने होते हैं। हर डिपार्टमेंट के, हर सर्विस के अपने रूल्स होते हैं। उन रूल्स को आप वायलेट नहीं कर सकते। अब उन रूल्स में अगर टीचर के लिए ग्रेजुएट लिखा है, आप पोस्ट ग्रेजुएट तो लिख नहीं सकते। हाँ, पहले ये था पीजी वालों को थोड़ी एडिशनल वेटेज मिलती थी। अब जब इंटरव्यू खत्म हो गया, सारा कुछ जो है वो रिटन टेस्ट पे बेस्ड है, तो उसमें चाहे वो 10+2 हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, अगर पोस्ट की रिक्वायरमेंट 10+2 है तो वो जो रिटन टेस्ट होगा वो 10+2 के लेवल का होगा। ठीक, बात ठीक है ना? जो सिलेबस होगा वो 10+2 के लेवल का होगा। अब जो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या पीएचडी है, जिनके बारे में आप सहानुभूति रखते हैं, जिनको पहले थोड़ा सा एडवांटेज मिलता था, वो उनको अब भी है। अगर एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट 10+2 वाले के साथ compete कर रहा है तो उसको वहां पे एडवांटेज तो है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बात आ जाके वहीं आती है, जो मेरिटोरियस है वो हर सिस्टम में बेनिफिशियरी होता है। ठीक। दूसरी बात आपने कही एज की। देखिए, एज हमारे यहाँ CSR हैं, सिविल सर्विस रेगुलेशंस, उनको अमेंड करने की ज़रूरत है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, बट इसमें भी एक ग्रे एरिया है। आपने कहा एक एक्स सर्विसमैन है जिसकी एज 47 या 48 है, और उसको आपने पियोन लगाना है किसी डिपार्टमेंट। ठीक, मुझे ये बताइए, जो 48 का होगा, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं रूल्स पे नहीं जा रहा हूँ, जो 48 का होगा +5 53, उसको एजुकेशन या स्टडी के साथ आउट ऑफ टच हुए कितनी देर हो गई होगी? 10 साल, 15 साल, 20 साल, हो सकता है 25-30 साल। जो फ्रेश ग्रेजुएट होता है या हायर सेकेंडरी करके निकलता है, उसके साथ वो 53 वाला उस लेवल का compete नहीं कर सकता। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म, सेम लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए इसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत बिल्कुल है। बेसिकली मुझे लगता है बहुत सारे जो सवाल पूछ रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग इससे नाराज़ भी होंगे, मगर मामला है उन तमाम नौजवानों को जो वाकई अनएम्प्लॉयड हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि SRO 202, आपने उसके सारे प्रावधान, जिन प्रावधानों को लेकर कंडीशन ऑफ सर्विस के प्रावधान, कि आप जब नौकरी करने आएंगे तो कंडीशन क्या रहेगी आपके साथ हमारी, सरकार कह रही है 5 साल का प्रोबेशन होगा आपका, सरकार कह रही है आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सरकार कह रही है जो बाकी मुलाजमों को मिलता है वो सब आपको नहीं मिलेगा, आपको भी SRO 202 में जो मिल रहा है वही मिलेगा। अब बताइए, कल KB जंडियाल जो मेंबर PSC रहे हैं, उन्होंने भी कल कहा कि जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर एक आदमी को अब चपरासी लगा रहे हैं, वो 5 साल प्रोबेशन में करेगा क्या, सीखेगा क्या? इस पर आपका मत जानना चाहूँगा। और उसमें एक और वर्ड यूज़ कर लिया, मिटाटस मिटेंडिस, कि अगर कोई SRO 202 में हम बदलाव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इधर अप्लाई होगा। तो पहले बदलाव कर लेना था, फिर कर लेना था, किसने इतनी जल्दी क्या थी? सुनिए बात,
मैंने आपको पहले भी कहा, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, लोगों को कभी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। ठीक। अब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक। नीचे कमेंट्स आते हैं ना, कुछ लोग कमेंट्स देख के घबरा जाते हैं और जो सच्चाई होती है उसको पीछे शुरू कर देते हैं, जो मेरी डिक्शनरी में या वोकैबुलरी में नहीं है। मैं जो बात करूंगा सच्ची करूंगा, कड़वी हो या मीठी हो। बात यह है, मैंने पहले भी कहा SRO 202 एक्सप्लॉयटेशन है, आज भी मेरा वही स्टैंड है। हालांकि जब SRO 202 बना था 2015 में, उस टाइम इंटेंशन, ऑब्जेक्ट, मंशा कुछ और थी। देखिए, बिना पढ़े बिना देखे स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, रिमार्क्स दे देना सामने वाले को खुश करने के लिए, उससे मैं कहता हूं उससे बुरी बात कोई नहीं है। SRO जब 202 बना था, मेरी समझ के मुताबिक, मेरी विजडम के मुताबिक, वो इसलिए बना था, फिनांस की कमी थी, पैसे की कमी थी। डॉक्टर सिद्धराबू ने यही कहा था। अनएम्प्लॉयड यूथ ज़्यादा था, ज़्यादा नौकरियां बांटेंगे हम। नौकरियां बांटने वाली बात थी, नौकरियां बांटने वाली बात थी। मतलब आपके पास पैसा है एक जूनियर असिस्टेंट लगाने का, लेकिन उसमें आपने 3 एडजस्ट करने हैं। आपने कहा नहीं जी, हम ऐसा करेंगे, पे स्केल तो इनको इतना होगा, लेकिन इनको मिनिमम ऑफ दी पे स्केल देंगे फॉर 5 ईयर्स। ठीक, वो आपने वो कंडीशन रख के एक वैकेंसी के अगेंस्ट 3 लोगों को एडजस्ट कर दिया और उनको रखा 5 साल पे प्रोबेशन पे। और उनको जो पहली इंक्रीमेंट मिलेगी 6ठे साल में मिलेगी, तलवार 5 साल लटकती रहेगी। मुझे ये बताइए, अगर मैं SRO 202 से पहले लगा हूं जूनियर असिस्टेंट, तो मैं उस पोस्ट के लिए फिट हूं या अनफिट हूं, मेरा पता 2 साल में लग जाएगा। आप 202 में लगे, आप फिट हैं या अनफिट हैं, कंफर्मेशन के लिए आपके लिए 5 साल क्यों लगेंगे? ज्यादती है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पे है। लेकिन मैं देखो, कानून एक चीज, जनता को खुश करना दूसरी चीज। जब मेरी पूरी सहानुभूति उन बच्चों के साथ है जो 202 के अंडर भी लगे हैं। स्टेट एक मॉडल एम्प्लॉयर है, स्टेट एक मॉडल एम्प्लॉयर है, अब यूटी मॉडल एम्प्लॉयर है। मॉडल एम्प्लॉयर मींस अगर आप लोगों को, बच्चों को नौकरी देते हो, पहली बात है तो मेरिट पे देनी चाहिए, नौकरी बांटने के लिए नहीं होनी चाहिए। नौकरी रियासत और यूटी की तरक्की के लिए होनी चाहिए। लोग जो नौकरी लें उनको पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, जनता के नौकर। लेकिन हमारी रियासत में जो सरकारी नौकरी करता था वो जनता का नौकर नहीं समझता था, वो समझता था ये मेरी अपनी गद्दी है। और काम कैसे होते हैं सरकारी आपको भी पता है। ये एक वाहिद रियासत है, यहाँ पे एक एक्ट बनाया गया, पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एक्ट, पता है आपको? पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एक्ट। अगर तहसीलदार आपको इंतकाल 15 दिन में नहीं दे तो उसके लिए एक्शन। TSO या असिस्टेंट डायरेक्टर आपको राशन कार्ड 15 दिन में नहीं दे तो उस पर एक्शन। मतलब एक कानून बनाना पड़ा कि अभिनव शर्मा अगर तहसीलदार है या BDO है या असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसको जनता का काम करने के लिए 15 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो एक्शन। मतलब मुझे याद दिलाया गया कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे पे एक्शन होगी। अरे भाई, मेरे को लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है एज ए तहसीलदार BDO, तो मैं जनता का काम क्यों नहीं करूंगा? मेरे को काम करने के लिए कानून बनाया गया मेरे लिए। ये कल्चर था यहाँ पे। अब मैं आपको कहूँ, नौकरियां बांटने के लिए नहीं होती, नौकरियां जनता की भलाई के लिए होती हैं, ताकि आप मेरिटोरियस बच्चे लगाएं। ठीक, जब आप लगाते हैं फिर उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। वो कहेंगे 5 साल हम आपको मिनिमम वे स्केल पे रखेंगे, 5 साल के लिए वो करेंगे। लेकिन एक चीज, जिसको आप अगर ये कहो कि मैं जंगल में जा रहा हूं, ठीक, और मैं सामने शेर आ गया तो डर मुझे लगा, लेकिन शेर से बचने के लिए मैं आंखें बंद कर दूं तो शेर मुझे माफ कर देगा, वो कभी नहीं करेगा। अगर उसने मुझे अटैक करना है। मुझे बताइए, मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरी पूरी सहानुभूति उन बच्चों के लिए है। क्या जब ये एडवर्टीजमेंट निकली, इन बच्चों को पता था 202 में हम फॉर्म भर रहे हैं? मेरे पास भी आए हैं। पूरी सहानुभूति है, स्टेट को चाहिए अब पैरिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक, जब अगर कोई 202 से पहले 202 के बाद जूनियर असिस्टेंट या टीचर लगा है, पोस्ट सेम, नेचर ऑफ ड्यूटी सेम, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज सेम, सिलेक्शन एजेंसी सेम, वर्किंग आवर सेम, स्टेट या यूटी सेम, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर 202 बना है उसको बैकडेट से स्क्रैप भी किया जा सकता है।
मुझे बताएं, स्क्रैप करना ठीक रहेगा या आप समझते हैं कि जो लॉ कमीशन ने कहा कि उसे अमेंड किया जाए, जहां जहां पर तरमीम की जरूरत है उसमें तरमीम की जाए? देखिए, जो स्टेट कमीशन की लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है जस्टिस संजूरा की, मैंने पढ़ी है। जब वो रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली 202 का इम्पैक्ट ही खत्म हो जाएगा। जो इम्पैक्ट अभी उसका है 200, उसकी वैल्यू कोई नहीं रहेगी। अच्छा अभिनव जी, एक जैसे आर्टिकल 370 था और 35A था, 370 भी हट गया। कुछ लोग, ये चर्चा का विषय है, पूरा हटा या उसको थोड़ा हटाने के लिए 370 को ही यूज किया गया, क्लास 3 को। मैं कहता हूं अगर सिर्फ 35A भी हटता ना, तब भी 370 की 90% वैल्यू खत्म थी। और जो लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, अगर वो स्टेट एक्सेप्ट करती है और करने चाहिए उसको, 202 की वैल्यू ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अभिनव जी, एक और चीज़ आपसे यहाँ समझना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर कि जी एक ही स्टेट में ये रिक्रूटमेंट के ज़ाब्ते तो बहुत सारे हैं कि आपने रहबरी तालीम लगाए, रहबर लगाए, और कल मुझे एक और चीज़ पता चली कि NYC भी लगे हैं, नेशनल यूथ कॉर्प्स लगे हैं। 2010 में उनको भी लगाया गया, 2 साल के लिए लगाए थे, 2017 में दोबारा उनको एंगेज किया गया। तो बहुत सारे तरीक़ों से लोगों को लगाया गया। बच्चे पूछ रहे हैं कि जी अगर प्रिस्क्राइब्ड एज आपने सरकारी मुलाजमतों के लिए आपने 40 साल कर दी, 43 साल कर दी, तो बैंक की मुलाजमत के लिए आपने इस प्रिस्क्राइब्ड एज को कम क्यों किया है? दूसरा वही कहते हैं कि 58% स्टेक्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं जम्मू कश्मीर बैंक में। तो फिर वो ये समझना चाहते हैं 58% जो स्टेक्स हैं गवर्नमेंट के हैं जम्मू कश्मीर बैंक में, शेयर होल्डिंग है। तो क्या जम्मू कश्मीर सरकार बैंक को ये नहीं कह सकती कि जैसे कहा स्क्रैप करो, वैसे ही कहे कि जो प्रिस्क्राइब्ड एज के ज़ाब्ते बाकी नौकरियों के लिए, क्लास 4 नौकरियों के लिए हमने SSRB में लगाए हैं, उन्हीं रूल्स को जम्मू कश्मीर बैंक में लगाया जाए? आपका मत इसमें क्या है? क्योंकि पिछली जो नोटिफिकेशन थी उसमें 35 साल था, नई जो नोटिफिकेशन है उसमें 32 साल है। इसको लेकर बच्चे थोड़ा परेशान हैं। देखिए, 2 पहलू होते हैं हर चीज़ के। पहली बात, जो आप सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, 37 साल, 38, 40 या 42, मैंने आपको शुरू में कहा वो CSR लगते हैं। यूटी गवर्नमेंट के, यूटी के एम्प्लॉइज को CSR लगते हैं, सिविल सर्विस रेगुलेशंस, उसमें एज प्रेस्क्राइब्ड है। ठीक, बैंक एम्प्लॉइज को CSR नहीं लगते। ठीक, कानून की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप समझते हैं जस्टिफाइड है ये डिमांड एज की? काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है, लेकिन ये जो मुझे लगता है जो बैंक ने रखा है 20 से 32, ये पूरे कंट्री में जो पैटर्न होगा शायद वही किया होगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन वाइज खत्म करना था तो फिर ये 5 मार्क्स क्यों देने हैं, 10 मार्क्स क्यों देने थे? ठीक, ऐसे ही आप यहाँ पूछ रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपने पूरी हिंदुस्तान का पैटर्न फॉलो करना है तो फिर 20 से 32। अगर एस्पिरेशंस फुलफिल करनी है तो रूल्स डाइल्यूट करने पड़ेंगे, CSR अप्लाई करना पड़ेगा J&K बैंक के एम्प्लॉइज को भी। तो 32 क्या, 35 क्या, 37 हो जाएगी, 42 भी हो जाएगी। अभिनव जी, आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं और बात करते हैं कि धारा 370 के हटने के बाद हम देश में पूरे देश के साथ, अब जो पूरे देश में है वो हमारे इस केंद्र शासित प्रदेश में भी होगा, लेकिन मामला जब आता है नौकरियों का, मामला जब आता है रोजी रोटी का, तब हम क्यों नहीं तैयार हैं उन तमाम चीज़ों को मानने के लिए जो पूरे देश भर में हैं? यानी एज का क्राइटेरिया जो पूरे देश भर में है, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो पूरे देश भर में है, हम उसको मानने के लिए तैयार क्यों? हम वहाँ पर क्यों हो जाते हैं कि देखो अब इसे टोल प्लाजा को लेकर है कि जी टोल प्लाजा यहाँ पर इतने सारे क्यों लग गए, तो पूरे देश में लगे, कहीं हंगामा नहीं, हमारे यहाँ हंगामा है। तो ये मतलब मामला क्या है कि मतलब ये ऐसा तो नहीं कि जैसे धार्मिक टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो धार्मिक टेक्स्ट में जो बातें हमें सूट करती हैं, जो डेली लाइफ में जिनकी वजह से हमको परेशानी नहीं होती, वो हमको सब कबूल है, ठीक है। और जिस धार्मिक टेक्स्ट से हमें लगे कि हमारा दिन का नुकसान हो सकता है, हमें किराया कम मांगना पड़ सकता है, हमें बिजली फीस रेगुलरली देनी पड़ सकती है, हम कहते हैं यार ये वाला हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो आपसे समझना चाहूँगा आखिरकार ये इसकी क्या वजह है और क्या आपको नहीं लगता कि इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ पूरे देश में हो रहा है वो अब जम्मू कश्मीर में भी होगा, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन होगा ज़रूर। पहले मैं धार्मिक टेक्स्ट की बात करता हूँ। देखिए, आपने कुरान पढ़ी होगी, शायद गीता भी पढ़ी होगी। मुझे हिंदू होने के नाते कोई नहीं रोक सकता कि मैं कुरान पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। मैं बाइबल भी पढ़ सकता हूँ, मैं ग्रंथ भी पढ़ सकता हूँ। अगर किसी ने सारे
ग्रंथ बाइबल गीता और कुरान अगर पढ़े हैं, बड़े लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक, अर्थ एक ही है, ठीक, इंसानियत। पाप का भागीदार मत बनो, गरीब का हक मत छीनो, गरीब की बदसीस मत लो, राइट। ये कुरान में भी लिखा है, सब जगह, सब टेक्स्ट में। और ये भी लिखा है चोरी मत करो, रिश्वत मत खाओ, झूठ मत बोलो, झूठ मत बेईमानी बोलो। करो। जब हमारी सरकार में मुलाजम, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, किसी भी धर्म से रिश्वत खाता है, धार्मिक टेक्स्ट में वो प्रोहिबिटेड है, और उसके बाद वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, ठीक, लंबी दाढ़ी रखता है, या मंदिर में जाता है, माथा रगड़ता है, आपके भगवान को इतना समझते हैं कि उसको ये नहीं पता ये जो माथा रगड़ रहा है इसको मैंने माफ करना है कि नहीं करना है। जिसने मेरा कहा नहीं माना, उसको वायलेट किया, आज मेरे से कुछ माफी मांगने आ रहा है, ये माफी का हकदार नहीं है, ठीक। अब आपने की जैसे पूरे देश में सिस्टम चल रहा है, देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी विडंबना क्या थी, जो सरकारें यहां पे रही हैं, पार्टीज का नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने 70 साल यहां राज किया, उन्होंने कभी जम्मू कश्मीर में सोचा ही नहीं कि बड़ी इंडस्ट्री लगे, मल्टीनेशनल कंपनीज आए, कल्चर बने, ठीक, होटल इंडस्ट्री आए, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। बच्चे क्या करें, पढ़ने के बाद सिवाय नौकरी के और कोई चारा नहीं। ऐसे ऐसे परिवार मैंने देखे हैं। देखिए, एक घर में या पिता की रिटायरमेंट के बाद भाई एक नौकरी करता था और पूरा परिवार उसकी तनख्वाह पे डिपेंडेंट होता था, और वो मुलाजिम, बड़ा भाई या पिता, एक ही पजामे कुर्ते में पूरी उम्र निकाल देता था। और जब किसी बच्ची की और बहन की शादी करने की बारी आती थी तो 10 साल पहले उसका चेहरा सूखना शुरू हो जाता था परेशानी से। मतलब पूरी उम्र निकाल दी, तनख्वाह इतनी, फैमिली चलानी, उसमें से 5-10% बचाना वो बच्चों की शादी के लिए। देखिए, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, माइग्रेशन हुई, कश्मीरी पंडित आए, साथ में ही एक नया कल्चर डेवलप हुआ। कश्मीरी पंडितों ने अपने बच्चे बाहर पढ़ने के लिए भेजे, बाहर प्राइवेट नौकरियों के लिए भेजे, और जम्मू वालों ने भी उनको फॉलो किया। अदरवाइज जम्मू के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट नौकरी करने के लिए बाहर नहीं भेजते थे। ये कश्मीरी पंडितों ने सिखाया कि बच्चों को इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर भेजो, बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में भेजो, पब्लिक सेक्टर में भेजो। जब ये बच्चे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में मुंबई गए, दिल्ली गए, चंडीगढ़ गए, अमेरिका गए, यूके गए, तो पैसे का इन्फ्लो जम्मू में आया, और कुछ बिजनेस कम्युनिटी ने पंजाब से बिजनेस करना शुरू किया, तो पैसे का फ्लो आया, राइट। तो तब जाके जम्मू की इकोनॉमी कहीं बाकी स्टेट्स के साथ कंपीट करना शुरू हुई। उससे पहले सिर्फ सरकारी नौकरी थी। अब वो जो सोच है इतनी जल्दी जाने वाली नहीं। मैं एक बार ट्रेन में बैठा था तो मेरे साथ गुजराती 3 बैठे थे। मेरा छोटा बच्चा जो उस टाइम शायद 3 या 3.5 साल का था, तो बोगी में आगे चला गया कहीं। मैं गया तो वो 3 बुजुर्गों के पास बैठ के बिस्किट खा रहा था। तो मैंने जब उनसे बात की तो वो वैष्णो देवी जा रहे थे दर्शन करने। तो मैंने उनके देखा, उन्होंने अपने साथ में कुछ जार रखे हुए थे। मैंने कहा जी ये क्या जी? उन्होंने कहा हमने घर से बिस्किट लाए हैं, हम बाज़ार की चीज़ नहीं खाते। मैंने उनको पूछा आप कौन से डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं? कहते हैं नहीं मैं तो काम सर्विस नहीं करता, मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है साइकिल के टायर बनाने की। मैंने कहा आप कौन से डिपार्टमेंट में? दूसरे को पूछा, कहते नहीं मैं साइकिल की ट्यूब बनाता हूँ। तीसरे को पूछा, उसने कहा मैं वो कोई कील की फैक्ट्री है छोटी सी। मैंने कहा बच्चे कौन से डिपार्टमेंट? कहते नहीं वो तो बिजनेस करते हैं। मतलब बिजनेस में, प्राइवेट सेक्टर में इतना पैसा, उन्होंने सरकारी नौकरी की तरफ कभी सोचा ही नहीं। हमारे वो एवोकेशन यहाँ कभी लाए नहीं। खुद बन जाओ चीफ मिनिस्टर, मंत्री, एमएलए, ठीक, और जनता को लगाओ चपड़ासी, लगाओ डेली वेजर, लगाओ रहबरे तलीम, कंसोलिडेटेड अड़ाक,
मिनिमम वेजेस, जनता एक्सप्लॉइट हुई है। वो देखिए अब जो झटके लग रहे हैं ये एक बड़ी जीत और बड़े फायदे के लिए लग रहे हैं। बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए, सच बोलने का मादा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अभिनव शर्मा। साफ तौर पे आपने सुन लिया कि बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए और कुछ जो बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों को हमें भी कबूलना होगा। जो इतिहास में हो चुका है, जैसे मैं बार बार कहते रहता हूं कि नौकरी असल में आपकी काबिलियत, सरकार उसका इस्तेमाल करे ताकि सिस्टम जम्मू कश्मीर में बदले और इनकलाब आए और हमारे यहाँ भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस में नजर आए कि वाकई उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर नया कुछ होने लगा है। और क्या कुछ नया होगा जरूर लेकर आएंगे। दीजिए इजाजत, आदाब।